नमस्ते क्लास, आए दिस हिमांशु की नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं प्रारंभिक वैश्य अर्थशास्त्र यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये उन बच्चों के लिए है जो टी.आर. जैन सर की बुक से पढ़ते हैं। टी.आर. जैन वी.के. ओरी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्पेशली जो दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं ज़्यादातर वहाँ ये देखने को बहुत आराम से मिल जाती है, और ये हमें पढ़नी है प्योर हिंदी में। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और आज जो डिस्कस होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। बहुत बेसिक है कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है और इकोनॉमी क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर पढ़ेंगे। अबाउट तुम लोग देखो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि अर्थशास्त्र होता क्या है, वो हमारे यहाँ क्वेश्चन उसने डाल दिया है। फिर दूसरा ये है कि जब हमें अर्थशास्त्र के बारे में, उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, तब दूसरा चरण रहेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जो हमारी पूरी बुक है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है 12वीं क्लास में जो इसका बड़ा भाई है वो है। तो व्यष्टि 11वीं में पढ़ोगे, समष्टि पढ़ोगे 12वीं में, बट उनके बीच का एक जो रिश्ता होता है, जो रिलेशन होता है, वो हमें जानने की आवश्यकता होगी। वास्तविक और ये जो आदर्शात्मक, इसको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव कह देते हैं इंग्लिश में, ये कौन से अर्थशास्त्र होते हैं, इसके ऊपर पढ़ने को मिलेगा। ये एक डिफरेंस आ जाता है। फिर अर्थव्यवस्था क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ था अर्थशास्त्र क्या है, फिर अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तुम सब लोग पूछे कि तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो इसको आमतौर पर अर्थशास्त्र ही कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो अगर सिंपल बोल दो तो ये तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, मात्र एक सब्जेक्ट हो जाएगा, जो ये पढ़ना सिखाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो कैसे काम करती है। ठीक है। अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्य उन गलतियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए करता है। सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ दिया। अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्य की उन गतिविधियाँ का मतलब है जो वो कार्य कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है वो, का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह दुर्लभ संसाधन, मतलब दुर्लभ संसाधन का मतलब होता है कि यार पैसे इतने नहीं, कम है पैसे, संसाधन दुर्लभ है। अब तुम बोलोगे हमें तो आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, भाई घर वालों की जेब में पड़े 10,000, लौंडा मांग रहा है 1.5 लाख का फ़ोन, मिलेगा नहीं। तो ये दुर्लभ संसाधन वाली बात हो गई, को प्राप्त करने के लिए करते हैं जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, दुर्लभ संसाधन और असीमित आवश्यकताएँ। यही ज़िंदगी का रियल फैक्ट है कि हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनका कोई भी छोर नहीं है, उनका कोई भी अंत नहीं है। एक इच्छा ख़त्म होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। पर संसाधनों की बात करें तो घर वालों की अपनी एक लिमिट है, बल्कि हमारी प्रकृति की अपनी एक लिमिट है। बरसात इस बार खूब पड़ी है, ऊपर का हिस्सा खूब डूबा है। दिल्ली की हालत देखिए, लोगों को लगता होगा कि ऊपर ही तो डूब रहा, हमें क्या करना। असर यहाँ तक भी पड़ता है प्रॉपर। ठीक है। शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ वह विज्ञान है जिससे धन से संबंधित मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो जब तुम अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो मैं तुम्हें सिंपल बता दूँ तुम क्या सीखोगे। हम तुम्हें ये सिखाएंगे, या जो आज तक अर्थशास्त्र हमें सिखाता हुआ आ रहा है, कि संसाधन है दुर्लभ, संसाधन है दुर्लभ। कुदरत का भी ये कहना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक, लेकिन आपकी जो इच्छाएँ हैं उनका कोई और छोर नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है, वो अनगिनत है, इन्फानाइट है, अनंत है। और मज़े की बात है कि संसाधन सिर्फ दुर्लभ ही नहीं है, संसाधनों का जो उपयोग है ना, वो एक से ज़्यादा जगह पे होता है। एग्जाम्पल के लिए हमें लगता है कि पेट्रोल तो सिर्फ बाइक में डलता है, गलत फहमी है भाई। पेट्रोल बाइक में भी डलता है, पेट्रोल मशीनों में भी डलता है, पेट्रोल इंजनों में भी डलता है, बहुत सारे काम है पेट्रोल के। अब दूध की बात करें, क्या दूध सिर्फ चाय बनाने के लिए नहीं, दूध से चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, सिंपल दूध पी लो, दूध से खोआ बना लो, है ना, उससे वो तो एक अलग चीज़ है। दूध से खोआ बन गया, दूध को जमा के दही बना लो, दही में से मट्ठा अलग कर लो, घी अलग कर लो, 70 ऑप्शन है। तो आप ना जाने सैकड़ों मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये संसाधन है हमारे सीमित, और ये हमें सीखना चाहिए। अब लोग ये क्यों कहते हैं नई जनरेशन में कि आने वाली जनरेशन में आपको बहुत सोच समझ के बच्चे प्लान करने, क्यों पता है, महंगाई बहुत है भाई। और अगर आप उनको एक स्टेटस देखना चाहते हो तो ये तुम्हें सिखाएगा ही भाई। ठीक है। अब तुम बोले कि उसकी 20,000 रुपये कमाई है, उसकी है 50,000 रुपये, ठीक, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरी है 40,000 रुपये,
एक लिमिट के बाद हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 40,000, 20,000, 50,000 में आप वो सारे शौक पूरे नहीं कर सकते, ठीक है, जो आप सोचते हो, ठीक है। तो कुल मिला के वहाँ यही सीखने को मिलेगा मेरा। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के 2 शब्द, यानी कि ये इट्स इकोस या फिर परिवार इसको कह सकते हैं, और ये निम्न प्रबंध से हुई है। इसका एक साथ अर्थ है अर्थ गृह प्रबंध, यानी कि आप अपने घर को किस प्रकार चलाएंगे। अर्थशास्त्र को चलाने में मम्मियों का बहुत कड़ा हाथ होता है। हमारे फादर उनके हाथ में ला के देते हैं सैलरी, या फिर जो हमारी मान के चलो अब अपनी शादी होगी, अपनी वाइफ आएगी, अब स्टिल हम अपनी मम्मी को देंगे, क्योंकि वाइफ शायद उतनी मैच्योर नहीं होगी, लेकिन हमारी मम्मियाँ हैं, ठीक है। तुम लोगों की बात करते हो, तुम कमाई अपनी ला के दे रहे हो मम्मी को, तुमने मम्मी को 15,000 रुपये ला के दिए, महीने के एंड में वो पूरा घर का खर्च चला लेंगे उससे, और वो उसमें से थोड़े बहुत बचा भी लेंगे। तो संसाधनों का इस्तेमाल करना अगर तुम्हें आता है, संसाधनों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, वो हमें यहाँ सीखने को मिलेगा। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले संसाधन सीमित तथा दुर्लभ होते हैं, ठीक है। अब अरब कंट्रीज़ में दवा के तेल निकल रहा है, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल है, और नेचुरल चीज़ें एक टाइम के बाद ख़त्म होंगी। कोयला नेचुरल है, दुर्लभ कहते हैं उसको, एक टाइम के बाद कोयला भी ख़त्म होगा, तब क्या करोगे। और धरती की कौन लगा रहा है, इंसान, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि दुर्लभ संसाधनों को धन कहा जाता है। सिंपल बोलें तो संसाधन क्या होता है, हम कहते हैं वेल्थ, धन, कि यही है यही असली। जैसे हम आज के दिन पानी के ऊपर बात करें, पानी सीमित नहीं, पानी असीमित है, लेकिन पीने का पानी सीमित है। मुश्किल से 3% के आसपास शायद पूरे धरती पे फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। ऐसे तो तुम समुद्र का पानी पी नहीं सकते, समुद्र अपना खारापन कभी भी नहीं खो सकता, वो उसका गुण है। और सारी नदियाँ जितनी भी सब जाके समुद्र में गिरती हैं एक टाइम के बाद। तो जो पानी पहले पीने योग्य था वो समुद्र में गिरने के बाद योग्य नहीं रहा। ये चीज़ें हैं। और धरती का तो मैक्सिमम हिस्सा समुद्र से कवर है, उसके बाद भी 2-3% पानी ही है जो पीने के लिए है, सीमित है। फिर अगर ये होता ना 50-60% होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दवा का कॉलोनी की हालत देख लो, पीने का पानी तो यहाँ नहीं बच रहा, सब फिल्टर का पी रहे हैं, वो जो 10-10 रुपये की बोतल बिक रही हैं। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहता है जिससे कि उसकी अधिकांश आवश्यक संतुष्ट हो सकें, अर्थात उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। और ये हर घर के अंदर की कहानी है। सबकी अपनी एक लिमिटेड कमाई है, कोई लाख कमा रहा है तो कोई 5 लाख कमा रहा है। पर ध्यान रखना, जो लाख कमा रहा है पैसे वो भी नहीं बचा रहा, जो 5 लाख कमा रहा है खर्चे उसके भी तो नहीं है, खर्चा बढ़ जाता है। सही है। तो मतलब जैसी आपकी कमाई है वैसे ही आपके खर्चे हैं, आपके शौक़ हैं, आपकी ज़रूरतें हैं। आप अब एक गरीब आदमी को ले लो कि यार 2 टाइम का खाना भी, वो 2 टाइम के खाने की डिमांड करता है। वहीं अमीर आदमी क्या करता है, भाई इस कमरे में अलग एसी लगवाओ, उसमें अलग एसी लगवाओ। तो उसकी जो ज़रूरत, हमने कहा ना इच्छाएं कभी नहीं मरती, है ना। तो क्या कहता है, आवश्यकताएं तो असीमित हैं। एलन मस्क दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई भाई साहब अभी तक, समझ रहे हो। क्योंकि उस पर कम पैसा नहीं, लेकिन फिर भी वो भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है कि संसाधन सीमित हैं, हमारा नेचर का एक दायरा है, आप उसके पार जा ही नहीं सकते, ठीक है। और ये हर घर में होता है कि जो कमाई उनकी है उसी में उनको अपना घर चलाना है और क्या रहना है, संतुष्ट, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है। और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इस प्रकार एक उत्पादक विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने के लिए अपने दुर्लभ संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब मान के चलो हम तीनों मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने शब्द डाला उत्पादक। उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो उत्पादन करता है, चीज़ें बनाता है। अब उसके पास भी संसाधन लिमिटेड है कि अरे ये बना लो, ये बना लो, कि भाई बना तो मैं सब लूँ, है ही नहीं इतना। सबसे ज़रूरत क्या, सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, पैसे की, कि ब्रो इतना ही है अपनी जेब में, तो इसीलिए इतना बनाया। अब हम अपने कोचिंग, अभी तो चलो हम अपने घर पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही हमारा ऑनलाइन हम अपना कर लेते हैं, बाकी तो इसमें ये चीज़ जब बढ़ेगी तो शायद बहुत हमें हेल्प करे। अब तुम कोचिंग की तरफ चले जाओ, हमें पार्टीशन करना था, पर्दा डाल रखा है कि सर, अब एक ना आके ज्ञान दे कि सर एसी लगवाओ उस कोचिंग में। अरे भाई पैसे नहीं है, भाई पार्टीशन करवाओ लकड़ी का, भाई पैसे नहीं है, साधन अभी लिमिटेड है, धीरे धीरे साधन जोड़ेंगे फिर अपने काम को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो उत्पादक भी वही करता है उसे पता मेरे संसाधन लिमिटेड हैं, वो अपने संसाधनों को इस प्रकार बांटता है
कि वो जब चीज़ मार्केट में उत्पादन करके बेचेगा तो वो अधिकतम लाभ कमा सके। ठीक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम संतुष्टि का अर्थ अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। तो अधिकतम संतुष्टि का ये मतलब है अधिकतम सामाजिक कल्याण। एक गरीब व्यक्ति का अगर पेट भर जाता है तो भी वो संतुष्ट है, और सामाजिक कल्याण के लिए एक व्यक्ति के पास एक बार को मकान या कपड़े तो वो सब हो जाता है जैसे तैसे, खाली पेट व्यक्ति नहीं रह सकता। भूखा व्यक्ति जब मरता है तो पता नहीं कैसे मरता होगा। तो आपका जो संतुष्टि लेवल है वो आपके हिसाब से अलग हो सकता है ना। बचपन में तुम्हारी कॉपी में टीचर वेरी गुड लिख दे, एक्सीलेंट लिख दे, चौड़ में घूमते थे, और अब अरे सर कॉपी नहीं बनाई, यही है ना। तो ये हो गया। अतः व्यक्तिगत स्तर पर अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादक के स्तर पर अधिकतम लाभ एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन की आवश्यकता होती है। मतलब ये कहता है कि दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों में बंटवारे द्वारा हमने क्या करा, हमारे घर वाले हमें क्या करते हैं, कुछ पैसा देते हैं कि तुम्हारे लिए पैसा है, तुम्हारे खर्चे का है। अब एक तो गया, एक ने तो 4 दिन में सारा पैसा उड़ा दिया, और बाकी दिन भाई उधार दे दे, भाई बाद में ले लो, ये कर रहा है। और दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, उसने अपने जो उसको संसाधन मिले, जो उसको पैसा मिला, उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, इस हिसाब से डिवाइड कर दिया कि भाई साहब बंदे का पूरा महीना बहुत आराम से निकला। तो जिन लोगों को संसाधनों का इस्तेमाल करना आता है वो उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे, व्यक्तिगत की बात करोगे, तो आप अधिकतम लाभ चाहते हो कि भाई इससे ज़्यादा मज़ा आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप यही चीज़ सोचते हो समाज के हिसाब को ध्यान में रखते हुए, अपने देश को ध्यान में रखते हुए, तो फिर देश विदेश को ध्यान में रखते हुए आप सामाजिक कल्याण के हित में बात करेंगे, ना कि अपने हर वक्त अपने अधिकतम लाभ के हित में बात करेंगे। तो ये कहता है कि आपको संसाधनों का इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं। ठीक है। ये क्यों कहा जाता है आने वाली जनरेशन के लिए संसाधनों को बचाओ। आज के दिन तो आपने मजे ले लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाओगे विरासत में? क्यों भाई? आज के दिन इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आने वाली जनरेशन तो मुझे लग रहा है पॉल्यूशन में जी नहीं पाएगी। चलो हम तो जी गए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संसाधनों को बचाएं और अपनी सबसे पहले जो ये प्रकृति है इसको भी बचा के रखें। सही है। तो संसाधनों दुर्लभ हैं, इच्छाएं दुर्लभ नहीं हैं, वो तो असीमित हैं, और संसाधनों का जो उपयोग है वो एक से ज़्यादा जगह पे होता है, ऑल्टरनेट यूज़ होता है। ठीक है। तो ये सिर्फ अर्थशास्त्र क्या है उसके ऊपर उसने तुम्हें इतनी कहानी कहलवा दी। ठीक। अब आएंगे यहाँ पे।